नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नदियों को जोड़ने वाले दो बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत इस महीने से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले बुंदेलखंड में कैन और बेतवा को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एमपी में बुंदेलखंड हिस्से के 10 जिलों को पानी मिलेगा। दूसरा, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट। इन 3 नदियों को जोड़ने से एमपी के चंबल से लेकर मालवा तक फायदा होगा। पीकेसी प्रोजेक्ट से प्रदेश के 12 जिलों में सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश की नदियों को जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए आपस में जोड़ने का सपना देखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी 25 दिसंबर को एमपी के छतरपुर जिले में महत्वाकांक्षी केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीएम यादव ने कहा कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से राज्य के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के 8,11,000 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के 2,51,000 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में और बुंदेलखंड में 10,62,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। मध्य प्रदेश ने पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने का भी लिया है फैसला। राज्य के गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मुरैना और मंदसौर जिलों को होगा फायदा। ये परियोजना मध्य प्रदेश में 6,13,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है। बहरहाल इस योजना के जरिए प्रदेश को लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सरकार का प्रयास आने वाले समय में आम जनता तक फायदा पहुंचाने में कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। जुड़ेगी नदी, विकास को मिलेगी गति। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रोशनी जी, आपका भी स्वागत है। और शरद सिंह कुबरे जी भी हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी जी, सबसे पहले जिस तरह से बीजेपी जो कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आधारशिला रखने वाली है, इसकी शुरुआत तो 2005 से हुई और ये खिंचते खिंचते ये जो योजना है अब 2025 के मोड़ पे आ गई है, बिल्कुल शुरुआत में आ गई है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। कुछ ना कुछ इसमें अटकलें लगती रहीं, अब जाके चीजें क्लियर हो गई हैं और अब इसकी आधारशिला रखी जा रही है। एज अ कांग्रेस प्रवक्ता, आप इस पूरी परियोजना को किस तरह से देखते हैं? हालांकि बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री की ये योजना है। जी, आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, बुंदेलखंड की अगर मैं पर्टिकुलर बात करती हूँ तो अगर इस योजना की जमीनी स्तर पर अगर वाकई सौगात मिल जाती बुंदेलखंड को, तो वहां के किसान माँ बाप के जो खेत सूखे पड़े हुए हैं और अगर उनको हरा भरा कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि उनको जितनी खुशी होती वो शायद पूरा देश भी देखता और प्रदेश देखता। लेकिन बशर्ते ये कभी हुआ नहीं। बुंदेलखंड ही नहीं, लगातार आप देखें कि 20 साल होने जा रहे हैं और लगातार सरकार है। उमा भारती जी से लेके तमाम नेता जो है आवाज उठाते रहे। उसी सागर संभाग में भाजपा की सरकार रहते हुए एक साथ 6-6 मिनिस्टर रहे हैं, सागर में 4-4 मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य है कि 50 से 60 लाख लोग लगातार पलायन करते रहे और बेरोजगारी का इतना जो है आलम लगातार छाया रहा। तो आज अगर केन बेतवा की अगर बात होती है तो मेरा सीधा सवाल है अजय भाई से, और ये आप भी पूछिएगा
कि क्या जो है जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और अभी छतरपुर में भी एक सर्वे किया गया था, उसमें मैं नाम के साथ आपको बता देती हूँ कि नेंगवा में, बिजावर विधानसभा के नेंगवा में जो है सुदामा आदिवासी है, जिनका सर्वे आंकड़ा जो है सर्वे किया गया होगा, जो आज तक जमीन के लिए, जब आप देखिए कि 2003 जब कांग्रेस की सरकार थी, भूमि अधिनियम के तहत पट्टे उनको दिए गए थे, और वो पट्टों से उनका हक छीना जा रहा है, जबकि उनके पास किताब है, तहसीलदार से उनको किताब भी दी गई है, और उनको वो जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा ही ब्रजपुरा गांव है आदिवासी में, मुल्लू का कहना है कि आवंटन की जमीन हमारे पास, लेकिन 30 से 40 परिवार हैं उस गांव के, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो मेरा सीधा सवाल है, ऐसे बहुत सारे जो है भुइयां महिला वहां की हैं, वो किताब लेकर के घूम रहे हैं, उनको मुआवजा, उनका पूरा घर जो है कंगाली पे और बर्बाद होने पे आ गया कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल ये है, बहुत अच्छी योजना होगी बुंदेलखंड के लिए, ये काम करे, किसानों को सौगात मिले, बिल्कुल हम इनके इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल ये है कि कितने आदिवासियों की आप, इसमें सारे जो है आदिवासी परिवार हैं, कितने लोगों की आप जमीन छीनेंगे। और मैं एक उदाहरण भी दे देती हूँ आपको, जहां पे ये काम कर चुके हैं। ओरछा वन अभ्यारण्य के बारे में आपको जानकारी होगी, जो निवाड़ी जिले में आता है, जहां से एक गांव लोटना हटाया गया और दूसरे गांव को हटाने की ये कवायद में लगे हुए। उस एक गांव को हटाया गया, उसके पूरे गांव के परिवारों को, किसी को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और वो पूरे गांव के लोग निकलकर अलग अलग जगह जो है बर्बाद हो गए हैं। आज किसी के पास भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा गांव तहस नहस हो गया। और दूसरा गांव जो भगाने में लगे हुए हैं, आज उस गांव ने मांग करी है कि मुझे एक पूरा गांव आप विस्थापित करके दे दें, उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी हमारी कृषि है, जिससे हमारा खर्चा चलता है, हमारे पशुपालन की व्यवस्था होती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। तो मेरा सवाल सीधा ये है कि आप कितने लोगों के, कितने परिवारों को जो है बेघर कर देंगे, उनको जो है जमीन देंगे, उनको कैसे जो है पुनर्विस्थापन करेंगे? आपके पास इस योजना का क्या ब्लूप्रिंट है? आप विस्तार पूर्वक जनता को वर्गलाने की कोशिश मत करिए। देखिए, ये तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 18 साल, मुझे लग रहा है 18 से 20 साल हो गए, कब इस परियोजना को लाने का, नदी जोड़ो परियोजना की बात कही थी, और उसके बाद से लगातार सर्वे चल रहे हैं। और जब भी मध्य प्रदेश में पानी की बात होती है तो इनकी लड़ाई थम जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, वो पानी ज्यादा मांगने लगते हैं। आपने राजगढ़ बांध देखा होगा, वो बना, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में पानी चला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लोगों को जरूरत ही नहीं है। और आज सबसे बड़ा सवाल, बुंदेलखंड के लिए तमाम तरीके के पैकेज बनाए गए, इरिगेशन पे आज तक कोई काम नहीं किया गया। अगर वहां के किसानों को सक्षम किया जाता, अगर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था दी जाती, तो मुझे लगता है कि आज वहां का माँ बाप, गरीब किसान रो नहीं रहा होता। ठीक है जी। धवली जी, जो योजना है वाकई बुंदेलखंड की प्यास से बुझेगी। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं या उससे सटे हुए क्षेत्र हैं जहां पे लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस परियोजना से कई घर जो हैं वो बसेंगे और खुशहाली उनमें आएगी। कई किसानों की जो चिंता है उनकी खत्म होगी। और बहुत ज़रूरी है इस वक्त बुंदेलखंड को पानी देना। इस वक्त सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बुंदेलखंड को हम पानी देने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों के साथ अन्याय कर रहे हों, हम कुछ जैव विविधता के साथ अन्याय कर रहे हों, हम वन्य प्राणियों के साथ कुछ अन्याय कर रहे हों? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब चुनाव नज़दीक थे, मध्य प्रदेश में होने वाले थे और उत्तर प्रदेश में हो चुके थे, कुछ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, तब ये मामला और थोड़ा तूड़ पकड़ा, थोड़ा और प्रोसेस आगे बढ़ी। हमेशा से थोड़ा ऐसा रहा हो, लेकिन रुकावटें भी इसमें आती रहीं। मेरा सवाल यह है कि इसको लेके क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बाकी में जो दूसरा सवाल रोशनी जी का था कि विस्थापित जो लोगों को किया जा रहा है, उनकी समस्या मैं बाद में पूछूंगा। पहले इसमें एक्चुअली रूपरेखा क्या है? मैं कोई भी सवाल आप पे दागूं उससे पहले बीजेपी की इसमें रूपरेखा क्या, ब्लूप्रिंट क्या है? जी दीपक जी, देखिए, पहले तो ये बहुत साइंटिफिकली असेसमेंट करने वाला विषय है जी। नदी जोड़ो परियोजना है, जब आदरणीय अटल जी, हमारे श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस परियोजना को मूल रूप देने का विषय इसलिए आया कि ये लगभग 160 वर्ष पूर्व, जब ब्रिटिश भारत पे राज करते थे और सर आर्थर कॉटन थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत की इकोलॉजी और नदियों की जो अव्यवस्था है,
और किसी नदियों में किन नदियों में बहुत ज्यादा पानी होता है, किन नदियों में कम पानी होता है, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद में एक विषय आया था कि नदियों को इंटरलिंक किया जाए, और हमारी सरकार की, ये जवाहरलाल नेहरू जी के समय भी इस विषय पर आया था, लेकिन उनकी सरकार ने जिस प्रकार से उनकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद 1999 में आनंद अटल जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई, और उसके बाद में हम सब आप सब जानते हैं कि 2003 तक के इस परियोजना को एक मूर्त रूप देने के लिए विचार मंथन भी हुआ। 2004 से लेकर 2014 तक के देश में यूपीए की सरकार थी, और यूपीए ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2014 में जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इन 10 वर्षों में जितनी भी परियोजनाएं जिनके लिए एक डिस्कशन हुआ था और जिन परियोजनाओं को धरातल उतरने के लिए चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं को मूर्त रूप देने के लिए कार्य शुरू हुए। आप हम सभी जानते हैं कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए जो राज्य सरकारों की सहमति होती है, उससे केंद्र सरकार का जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री होती है, उसका इन तीनों का एक ट्राइपार्टी एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई कि जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अन्य किसी राज्य में अन्य दल की सरकार है, इस वजह से परियोजनाएं प्रलंबित होती रही। इसके अपने समय से कार्य नहीं है। जो रोशनी जी का प्रश्न उठाया कि रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का एक बहुत बड़ा विषय आया था, इन्हीं की यूपीए की सरकार थी, नया भू अर्जन अधिनियम आया, उसके बाद में इसके लिए भी बहुत सारे प्रकरण ऑनरेबल हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तक के चले गए। लेकिन आज इन परियोजनाओं का महत्व क्या है? तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना, उससे बुंदेलखंड, और हम समग्र रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगता है, इस पूरे क्षेत्र में जल की उपलब्धता, जल की सिंचाई एक महत्वपूर्ण विषय है। जो 10 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होगी। पार्वती काली सिंध इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश का इसमें जल सिंचित होगा। और बहुत महत्वपूर्ण यह है दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी के 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार आती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र था 5 लाख हेक्टेयर। आज मध्य प्रदेश में समग्र रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र 60 लाख हेक्टेयर के करीब है, और मध्य प्रदेश में जो उस समय 2-3% के आसपास किसानों की जो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है 18% है, जो देश में सर्वाधिक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें जल की उपलब्धता। आज इन दोनों परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी है कि जिस व्यक्ति ने इन परियोजनाओं को, जिनको कहेंगे विजुअलाइज किया था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इनकी 24 जन्म जयंती है, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें इस जन्म जयंती को, क्योंकि उन्होंने यह विकास का विजन दिया था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे कहीं ना कहीं हमारे भारत की, जो हम लोग कहेंगे कि जल की उपलब्धता है, कहीं स्कैर्सिटी है, कहीं बहुत अधिक संख्या में है, इन विषयों को ध्यान देने के लिए मूर्त रूप देने का ये परियोजना है। यदि कांग्रेस को इन विषयों पर राजनीति करनी है कि भूअर्जन का क्या हो रहा है, विस्थापितों का क्या हो रहा है, तो अपने अपने समय पर सरकारों ने इसके लिए रिपोर्ट जनता के समक्ष रखे हैं। केन बेतवा लिंक के लिए सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे टेंडर भी इन प्रोसेस है, और ये परियोजनाएं शुरू होने के लिए जब 2030 तक का लक्ष्य 2030 तक के फेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे महत्वाकांक्षी, ऐसी देश की विकास के लिए जरूरी परियोजनाओं के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे देश के 77 वर्ष के शासनकाल में 50 वर्ष से अधिक कांग्रेस का शासनकाल है। धवले जी, आपने इसके बेनिफिट्स तो गिना दिए, प्रोस तो आपने कौन से इसमें क्या क्या है, मतलब जिनको लेकर चिंतित हैं वो भी यही कह रही हैं कि योजना बुरी नहीं है, लेकिन इस योजना के बली कौन कौन चढ़ रहा है, वो आखिर उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि शायद 3 से 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ये डीपीआर को लेकर मामला उठा था कि डीपीआर में गलत जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीआर दोबारा से बनाओ, सही जानकारी सही तथ्य लेकर आओ। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि जो नई डीपीआर है, ये जो बनाई गई है, उसमें किस तरह से चीजों को रखा गया है कि जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व को भी दिक्कत ना हो, हमारा जैव विविधता भी कुछ ना बिगड़े, चीजें भी स्मूथ हो जाएं, जो भी विस्थापित लोग हो रहे हैं उन्हें अच्छे से विस्थापित करके कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, कितना क्षेत्र डूब क्षेत्र में आएगा, कुछ एक ब्लूप्रिंट तो बनाया होगा ना सर? मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि उसी को लेकर सब चिंतित हैं। योजना अच्छी है। आज जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन सारी बातों के लेकर अब प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है, एग्जीक्यूशन के लिए आने वाला है। तो आपने जो विषय रखे हैं कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स का क्या होगा, वहां की इकोलॉजी को किस प्रकार से ये इम्बैलेंस होने वाला है, इसको किस प्रकार से सस्टेन किया जाएगा, ये सारे रिपोर्ट आज हम सभी के समक्ष सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। महत्वपूर्ण है कि परियोजना का अभी सिर्फ भूमि पूजन होगा, उसके बाद में टेंडर का जो काम है, जिसको हम कहेंगे कि एग्जीक्यूशन का वर्क है, वो स्टार्ट होने की स्थिति में है। तो जो रोशनी जी ने कहा कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल और भू अर्जन और वहां की इकोलॉजी का, इन सारे विषयों का प्रकाशय हो चुका है। केन बेतवा लिंक परियोजना अब अपने मॉडरेट स्टेज में, अब सिर्फ काम की शुरुआत होना बाकी है, और जो केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत हुई है
इसमें अधिकतर मतलब 90% के आसपास केंद्र सरकार वहन करने वाली है। ये भी अपने आप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने अपने स्टेट में एग्जीक्यूट कर रही है उनके पास है। तो प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होने की प्रतीक्षा में रहा। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स के लिए तो इनकी भी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का हल हो गया है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स के साथ में जो रिहैबिलिटेशन और रिसर्च के जो उनके विषय थे उन विषयों का भी निराकरण हो चुका है। नहीं, इसलिए मतलब ये अब कहाँ पे निराकरण ये हुआ, इसके बारे में कुछ कहीं छपा है, कहीं कुछ रखा गया है? क्योंकि हम कहाँ से पढ़ें या जनता कहाँ से देखे कि आप लोग क्या करने वाले हो, या चूंकि आप लोगों को सही लग रहा है, आप लोगों के स्तर पर ठीक है तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं कहीं से तो कुछ मिले जिससे समझ में आए कि हाँ आप लोग ऐसे कर रहे हो। मैं वो पूछना चाह रहा था। दीपक जी, इस परियोजना के कुछ विस्थापित लोग माननीय न्यायालय भी गए थे। न्यायालय के समक्ष बिल्कुल सही। का पटाक्षेप हो गया। उस पटाक्षेप के बाद में जो डीपीआर का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स के रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट की क्या व्यवस्था है, ये सारी जानकारियां सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो चुकी है और उसके पश्चात ये परियोजना आज मूर्त रूप लेने जा रही है। ठीक, पर्यावरणविद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा कि बाकी चीजें प्रकाशित हो चुकी हैं, मेरी नजर में तो नहीं है या मैंने खंगवालने की कोशिश नहीं की होगी। अगर आपने पढ़ी होगी तो एज अ पर्यावरणविद आपको कितना ये वाला डीपीआर कितना सही लग रहा है कि जो पुराने डीपीआर में ठीक कमियां थी, जो नया डीपीआर है बोल रहे हैं कि वहां उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है, तो क्या पर्यावरण को जीवांत रखने के लिए क्या किया गया है, या फिर अगर ये परियोजना नए डीपीआर में भी जिस तरह से लागू की जा रही है उससे क्या हानि होगी और उससे क्या लाभ होगा? एज अ पर्यावरणविद अगर आप इसको देखें तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नदियों में जीवन होता है और हर नदी की अपनी अलग तासीर होती है, उसका तंत्र होता है, जीवित तंत्र होता है नदियों का, और उसमें अलग अलग प्रजातियां रहती, जैव विविधता रहती उनकी खुद की। तो यदि हम लोग उसको विकास के नाम पर यदि डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। उसको ध्यान में रखकर एक संतुलित विकास करना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र सूखे हैं उनको भी टाइम पर पानी मिल जाए। पर इसका मेरा ये मतलब सुझाव है कि विशेषज्ञों की राय लेना चाहिए, जो वैज्ञानिक हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे राय लेकर एक इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे अभी चीन ने जो कुछ उधर भी मतलब लिंक किया है चीन में, तो वहां पर क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अच्छी नदियों को दूषित कर रहा है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो वर्तमान की जो नदियां हैं उनको तो हम बचा लें, उनको भी बचाने का करें, और इसको मतलब एक इस तरह से करना चाहिए कि मतलब एक प्रयोग के तौर पर करें, एक वृहद रूप में ना करें, क्योंकि उसका देखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव हमारे भारत में कितना सफल होता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सभी नदियों को डिस्टर्ब करेंगे और कुछ बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि जो जैव विविधता है वो नहीं रहेगी तो मानव भी नहीं रहेगा। मानव ये ना सोचे कि हम सिर्फ हम बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक जैव विविधता के हम पार्ट हैं और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा, और प्रकृति के लिए सभी बराबर है। चूंकि इंसान को दिमाग अच्छा दिया है परमात्मा ने, तो उसका वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद गया हूँ जो केन बेतवा लिंक परियोजना का, मुझे जहाँ तक मालूम है कि वहाँ पर 70 to 80% जो जमीन है पन्ना टाइगर रिजर्व का, वो इसमें डूब क्षेत्र में आएगा। तो उसकी व्यवस्था से तो अलग किया नहीं है इन लोगों ने, जहाँ प्लांटेशन होना चाहिए प्रॉपरली। और देखिए, जो बरसों से जो पेड़ खड़े हैं, जो विविधता है, वो डिस्टर्ब्ड होगा तो कुछ नेगेटिव तो होगा, बड़ा नेगेटिव होगा, ऐसा आशंकाएं हैं। तो इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित विकास करना चाहिए, क्योंकि हम भी इसके विरोधी नहीं है कि सूखे क्षेत्र में पानी मिले या बाढ़ से तबाही आए, क्योंकि इसको सोचना पड़ेगा और कैसे इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और विज्ञान के सहारे से ही जो है इसको ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, हम गए थे 2021 की बात है, एक भारत के वन पुरुष जादव पायेंग जी, जो उनके बारे में विदेशों में पढ़ाया जाता है, असम के ही हैं वो खुद भी गए थे वहाँ पर, जो छतरपुर जिले में जो क्षेत्र है वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर गांव के जो लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ है अभी। मतलब वो लोग, उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिला है अभी भी। वहाँ एक अमित भटनागर जी हैं, वो उनको साथ लेके वो लोग उनके मतलब अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, तो वो भी जुड़े हुए थे और लगातार वो लोग उठा रहे हैं मुद्दे कि उनको उनका अधिकार मिला ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए निराकरण करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है रोशनी जी, अब जिस तरह से परियोजना को लेकर बुंदेलखंड की प्यास भी बुझाना जरूरी है, वहां पानी भी जरूरी है, दूसरा कोई सोर्स है नहीं या दूसरा कोई साधन है नहीं, सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है कि इन नदियों से ही कैसे भी करके इधर उधर करके प्यास बुझाई जा सके। अब इसमें और क्या हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि विस्थापित लोग हो रहे हैं या फिर अब कुछ तो करना पड़ेगा ना मैडम, जिस तरह से देखा जाए कि हाँ अब ऑप्शन वही है और इधर भी करना है। अब जरूरी, आपने भी कहा कि बुंदेलखंड की प्यास बुझाना जरूरी है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आप ये तो इसमें से कुछ कमियां निकालें, वो बोला नई डीपीआर के अकॉर्डिंग ऐसी कोई कमी नहीं है, पूरे पे वैज्ञानिक तौर तरीके से पूरा समाधान निकाला गया है। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि नहीं ये परियोजना नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या ऑप्शन है कांग्रेस के पास, या फिर कांग्रेस किस पे विचार कर रही है? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है अजय जी को भी इस बात पे खुश होना चाहिए कि हम इसमें ना तो इन पे कोई दोषारोपण कर रहे हैं, इनकी सराहना ही की है हमने। और हमने सिर्फ इसमें वैलिड पॉइंट बताए हैं, जैसे कि अभी छतरपुर में 14 गांव को इन्होंने अधिकृत कर लिया है और वो इतना समय, लंबा समय हो गया सर्वे के दौरान, वो लगातार पहली देखिए चिंता क्या होती है कि मानव जो व्यक्ति जिस प्रकृति को हम बैलेंस करके चला रहे हैं, वहां पे पेड़ पौधों की भी जरूरत है, पशुओं की भी जरूरत है और मानव की भी जरूरत है। हाँ। तो इन चीजों का रखरखाव कौन करता है? मानव करता है। पशु की देखरेख भी वही व्यक्ति करता है। लेकिन जब तक अगर हम उनको बैलेंस नहीं कर पाए, उनको अच्छे से विस्थापित नहीं कर पाए, उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे, और ये एक उदाहरण नहीं है, ये कई गांव के गांव, और इसमें सबसे ज्यादा जहां हम आदिवासी तबके को लगातार आपने देखा कि प्रताड़ित होते आया है दलित समाज, तो हम उनको पहले विस्थापित करने का काम क्यों नहीं करते? जब उन्होंने ये चीज देखी, मैंने कोट नहीं की, आप देखेंगे कई सोशल मीडिया पे या न्यूज अखबारों में उन्होंने कहा कि 2003 और उसके पहले जो हमें भूमि अधिनियम के द्वारा जो पट्टे दिए गए हैं उसकी हमें बाकायदा किताब दी गई है। और ये सबसे बड़ा विषय है कि एसडीएमओ, जब अधिकारियों से आप बात करते हैं, इनके भू अर्जन अधिकारियों से जब बात करी गई है, तो उनका कहना है कि एसडीएम को हम इनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया। और नहीं रोशनी जी, हो सकता है कि भविष्य में दे दिया जाए, अभी तो इसकी आधारशिला रखी जाएगी ना। देखिए नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको इसका सिस्टम क्या है, आप समझ लीजिए। इनको कभी जो है मुआवजा मिल नहीं पाएगा, ये दर दर भटकते रहेंगे। और ओरछा, मैं तो निवाड़ी जिले से मैं खुद आती हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वन समिति की अध्यक्ष हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से धांधली होती है और सच्चाई का दर्पण क्या दिखता है। अभी जब वहां पे पौधे लगाने की बात होती है तो दिखाने के लिए देखिए 5 पौधे लगते हैं और 10,000 गायब हो जाते हैं और फिर उनकी नीलामी की जाती है। तो मैं जो गांव का एक उदाहरण दिया कि कैसे वहां पे 100 रहने वाले परिवार जो है अस्त व्यस्त हो गए। और आज वही बात कि वो फिर जाके अगर 5 साल के ब्यौरे में अगर उनकी ऑनलाइन जमीन नहीं चढ़ी है तो ये सरकार की गलती है ना, उसमें लोगों की गलती नहीं है। अब उसमें उनका रिकॉर्ड नहीं चढ़ा तो कलेक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो आपको मुआवजा नहीं मिलने वाला, ये आप लिख के ले ले और मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह, हाँ, फिर वो भटकता रहेगा। बिल्कुल हाँ, ये तो सही है। और एक दिन वो आत्महत्या कर लेंगे। और बुंदेलखंड के ऐसे तमाम किसानों ने सूखा से पीड़ित होकर और बेरोजगारी, आज ही मैं इन पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मेरा सवाल इतना है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुंदेलखंड जब इनको पता है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बेरोजगारी का लगातार वहां से लोग पलायन करते रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए, तमाम राज्यों के लिए, तो आज तक उसमें ये कोई सुधार नहीं कर पाए। अभी तक का भी आंकड़ा है कि 30 से 40 लोग, जहां ये 40 लाख लोगों तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे, 40 लाख लोग तो हर समय बुंदेलखंड से पलायन करते, बड़े बड़े पैकेज लेके आए। उमा भारती जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और आज मोहन जी पदभार संभाल रहे हैं। तो ये तमाम, लेकिन बुंदेलखंड को हमेशा ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो देखिए, इस तरीके की परियोजना को ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते, क्योंकि ये 18 से 20 साल हो गए हैं। इन्होंने बीच में हमारे सरकार का जिक्र किया, यूपीए की सरकार आई, लेकिन अभी तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। तो मुझे लगता है कि इस योजना में अभी कम से कम इसको बिल्कुल आपको इसका क्रियान्वयन करके, ब्लूप्रिंट तैयार करके, और जब इसको सामने लाएंगे तब आपको इससे 8 से 10 साल लग जाएगा। क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूं, रीजन इसको लेट होने में मैम, इसका रीजन लेट होने में, पहले यूपी में सपा की सरकार थी, उन्होंने तो पूरी कैन नदी को खोखला कर दिया। वहां पे किसान वहां के जो बोल रहे हैं, इन्होंने 10 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वहां पे खनन कर करके उन्होंने कर दिया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे है, जब भी
फाइल आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ पहुंच जाता है अड़चन, तो अब सुप्रीम कोर्ट से तो अभी बिल्कुल चीजें सीधी क्लियर होने के बात बाद ही है होंगी ना। दीपक जी, कि केंद्र सरकार में 10 वर्ष से बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष लगातार, अब ये जो है मध्य प्रदेश में 20 सालों से, तो केन बेतवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस परियोजना पे तो काम हो जाना चाहिए। और अभी आपके टेलीविजन पे जो गांव दिखाए जा रहे हैं, अभी आप पता कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, नेबाड़ी धवले जी। को केन बेतवा परियोजना से जोड़ा ही नहीं गया। तो ये जो एक धवले जी, झूठी देखिए- चेन, मैं इसलिए इनसे, देखिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने ठीक सीधा ठीक क्वेश्चन ठीक, किया। नहीं रोशनी जी, मैं आप ही की बात रख रहा हूँ धवले जी से, लोगों को राहत कैसे क्योंकि देंगे आप? हाँ, उनको मंशा आपकी भी मुआवजा नहीं है, मैं कैसे इतना समझ देंगे? पाया हूँ। और पन्ना टाइगर, एक बात और कहना जी, चाहूंगी, जी, जी, पन्ना जी। टाइगर रिजर्व में आपको याद होगा एक टाइगर की मौत हुई थी, हाँ जी। और अधिकारियों ने खाना पूर्ति करके उसको करंट लगने के द्वारा उसकी मौत बता दी थी। आज 6000 से ज्यादा वो हेक्टेयर का एरिया है, अगर आप उसको गिरफ्त में ले लेंगे तो राज्य सरकार का ठीक। पहला सौदा यही देखिए। ठीक है, अब समय चूंकि कम बचा है योजना रोशनी जी, तो इसलिए माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं बीच में। धवले जी, समय कम है, कुछ 60 सेकंड में अगर रोशनी जी के जो सवाल थे, मुख्य उनका सवाल यही था कि जो विस्थापित लोग हैं या फिर जिनकी जमीन आई है उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकता, किया जा सकता है? मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा इस पे कि क्या स्टेटस है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे मालूम है सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं होगी कि किसी की जमीन हड़पी जाए या खाई जाए। यहाँ पे नीचे के अधिकारी हो सकते हैं कि कुछ उस लापरवाही से काम कर रहे हो जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर हो रही है तो सरकार में चूंकि आप हैं तो फर्ज बनता है कि वाकई जमीनी स्तर पर देखें, मॉनिटरिंग करें कि वहां कहां कमी है जिससे दूर किया जा सके। दीपक जी, दोनों प्रश्नों के उत्तर है। पहला तो परियोजना को लेकर जो हम एनवायरमेंट के लिए के क्या विषय हो गए, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है परियोजना का, और उसके बाद में ये एनजीटी में भी प्रकरण चला था। एनजीटी के बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें और वहां की इकोलॉजी को किस प्रकार का डिसबैलेंस होगा, उस डिसबैलेंस को किस प्रकार से मॉनिटर किया जाएगा, इसके ऊपर कटाक्ष हो चुका है। रहा दूसरा विषय जो रोशनी जी ने रखा है कि रोशनी जी कांग्रेस क्यों हमेशा विकास विरोधी रहती है, यही विषय जब हमारे सरदार सरोवर के समय आया था तो कांग्रेस ने यही विषय रखा था कि इस सरदार सरोवर से प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का क्या होगा। आज हम देख रहे हैं सरदार सरोवर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, वहां के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल उनकी मांगे पूर्णतः सरकार द्वारा संतुष्ट कर दिया है। आज विकास की पटरी पे गुजरात और ठीक है, इस पर बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, समय चूंकि कम है धवले जी, मैं इसलिए मैं आगे नहीं ले जा पाऊँ, माफी चाहूंगा रोशनी जी, समय ओवर निकल चुका है, इसलिए मुझे डिबेट यहीं पे खत्म करनी पड़ी, फिर कभी इस पे रखेंगे कुछ ना कुछ डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशनी जी, धवले जी और शरद जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय कम है, माफी चाहूंगा रोशनी जी। जिस तरह से देखे केन बेतवा नदी को लेकर लगातार बुंदेलखंड के विकास और वहां के किसानों को कहीं ना कहीं जलापूर्ति हो, इसलिए जो सालों से लटकी आ रही योजना उस पर कार्य शुरू हो चुका है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उसकी आधारशिला रखेंगे, लेकिन यह देखना होगा कि जिस चीज को लेकर लोग डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं, वहां के वनवासी डरे हुए हैं या फिर पर्यावरणविद डरे हुए हैं कि उसके बाद का उसका प्रतिकूल असर क्या पड़ेगा, वो हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार ने इसे कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके इसे जमीन पर उतारा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।